जय महाराष्ट्र पब्लिक। आप सभी का स्वागत है आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th के ऊपर 10th की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी के साथ हम बात यहाँ पे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट तरीके से डिटेल में जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, काफी सारी चीजें सीखेंगे। मेरा नाम है नीलेश सर और बातें करेंगे आज राजतंत्र की, बातें करेंगे आज राज्य शास्त्र की, बातें करेंगे आज आपकी पसंदीदा कुछ पार्टीज की, या फिर मेरे, या फिर अपने सोसाइटी में जो आपको आजू बाजू दिखता है पॉलिटिकल पार्टीज उनके बारे में। तो आप काफी वेल अवेयर हो कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज होती है। तो यही चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि जो एग्जांपल्स में लूंगा, जो सारी बातें आपसे डिस्कस यहाँ पे करूंगा, वो जो सारी बातें हैं वो होंगी आपके आजू बाजू की ही बातें। आपने कहीं ना कहीं इन सारी पार्टीज को आपने आपके बगल में देखा होगा, है ना। आपके स्टेट में देखा होगा, आपके राज्य में देखा होगा, या फिर यू हैव सीन इन योर डिस्ट्रिक्ट एज वेल, आपके गांव में भी देखा होगा। सो उसी के बारे में आज आपकी टेक्स्ट बुक में सारी बातें करनी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं काफी इंपॉर्टेंट तरीके से, क्योंकि चैप्टर काफी बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है एंड मुझे तो काफी मजा इसमें आने वाला है। तो बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी, चैप्टर 3 है पॉलिटिकल साइंस का, जो 10th का है। इसके पहले हम 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पहला आपका चैप्टर रहा था वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा अपना चैप्टर हमने कंप्लीट किया था इलेक्टोरल प्रोसेस, जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो ये पॉलिटिकल साइंस का तीसरा है। इसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर बचते हैं। तो देखो आप सबके लिए सिलेबस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर रहे हैं अपने इस चैनल के ऊपर। तो प्लीज इसका ना सबके साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि भाई काफी बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे सेशन ले रहे हैं, एंड उनको शेयर करके बताइए कि भाई यहाँ पे वन शॉट भी हो रहा है, एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर, एज वेल एज इसके एक्सेस के क्वेश्चन भी बाद में होते हैं, जो आपने देखा होगा शायद। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं करते, लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात की आपके सामने टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। आपकी टेक्स्ट बुक पता है आप सभी को, योर टेक्स्ट बुक इज हियर गाइस। ओके, ये टेक्स्ट बुक आई वांट हियर। ये इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की। इसमें से अगर हम बातें पे करेंगे तो चैप्टर नंबर हम 3 यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जो पेज नंबर है आप सबको पता होगा, है ना। बताओ पेज नंबर क्या है। तो पेज नंबर इज हियर 82। तो 82 पेज नंबर पे हम पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, इज अ पॉलिटिकल पार्टीज दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चलिए, तो बुक आपके साथ होनी चाहिए 82 पेज नंबर। एंड हाँ, जो भी हमारे एसएसटी को देखते हैं सेशन, लेकिन वो चाहते हैं कि सर मराठी में कब होगा, होणार आहे, मराठीमध्ये पण होणार आहे। जस्ट वेट एंड वॉच, वी विल गोइंग टू बी देयर विद द एसएसटी मराठी, सो स्टे ट्यून। ओके, चलो तो शुरू करते हैं गाइस, काफी इंपॉर्टेंट तरीके से आप सबके सामने पॉलिटिकल साइंस का ये 3rd चैप्टर। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, ओके, इसमें हम डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट बातें। इससे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी विशेषता क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, ये हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। ओके, विल आल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। मतलब इंडिया में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। तब से लेके 1951 में जो पहली इलेक्शन हुई, जो हमने बात करी थी, अपना चैप्टर सबको पता है इलेक्टोरल प्रोसेस में, कि पहली बार इलेक्शन हुआ था 1951 में। तब से लेकर आज तक 2026 तक बहुत सारा चेंज हो चुका है सोसाइटी में, है ना। बहुत सारा चेंज अपनी देश में भी हो चुका है। तो वो चेंज क्या है, पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से बदली है, कौन सी नई पार्टी आई है, कौन सी पार्टी खत्म हो चुकी है, कौन सी पार्टी एक दूसरे के अंदर मर्ज हो चुकी है, ये भी सब कुछ देखना है। उसे कहेंगे हम चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ओके, देन हम बात करेंगे ये जो पार्टी जो बदली है उनमें 2 टाइप आती है पार्टीज की। पार्टीज का 2 टाइप कौन से, पहला होता है नेशनल पार्टीज, जो पूरी कंट्री में उनका अस्तित्व होता है, दे आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी स्टेट। एंड कुछ होती है रीजनल पार्टीज, जो सिर्फ किसी रीजन के ऊपर या फिर रीजन के लिमिटेड होती है। जैसे महाराष्ट्र में कुछ पार्टी जो महाराष्ट्र के बाहर नहीं गई है, या फिर तमिलनाडु में कुछ पार्टी तमिलनाडु के बाहर नहीं गई है, उसे कहते हैं हम रीजनल पार्टीज। तो यही सब कुछ हम देखेंगे डिटेल में। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे शेयर करनी है। जैसे स्कॉलर बैच ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। ओके, आप सभी के लिए है, क्लास 10th के लिए स्कॉलर बैच 9th मूविंग 10th फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, ये जो है ना बैच आपको मिल रही है, काफी इंपॉर्टेंट तरीके से मिल रही है, सिर्फ 2999 में। क्योंकि आपको बताओ इसमें इतनी कंप्रेस हमने रखी है, वी वांट की सारा जो हमारा बच्चा है, जो सारे महाराष्ट्र में है, कोने कोने में है, आई वांट कि वो एक एक भी बच्चा छूटे ना, सारे बच्चे यहाँ पे आ जाए। एंड वी ऑल्सो वांट ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए लिए जा रहे हैं। मतलब आपको मैथ्स होगा, साइंस होगा, इंग्लिश होगा। ओके, हाँ देखो, मैथ्स होगा, साइंस होगा, इंग्लिश होगा। इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए, एसएसटी दोनों मीडियम्स के लिए, मराठी दोनों मीडियम्स के लिए, हिंदी दोनों मीडियम्स के लिए, संस्कृत भी यहाँ पे होने वाला। तो मतलब एक भी सब्जेक्ट हम छोड़ नहीं रहे, एक भी सब्जेक्ट हम छोड़ नहीं रहे। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो आपका स्कॉलर बैच में होने वाला है। तो आपके जो भी दोस्त हैं जिन्हें स्कॉलर बैच अभी तक परचेज नहीं की है,
प्लीज उन्हें बताइए कि भाई स्कॉलर बैच आ चुकी है, काफी डिटेल में सिखाया जा रहा है, हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, एसएसटी मराठी भी हो रहा है, एसएसटी इंग्लिश मीडियम भी हो रहा है। ओके चलिए, तो यहाँ पे बात करेंगे प्राइम बैच है और ये प्राइम कॉम्बो है। प्राइम कॉम्बो में आपको लेक्चर तो मिलेंगे, ओके, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन प्राइम कॉम्बो में आपको मिलेंगे भाई 4 ई बुक्स, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, ये आपको 4 ई बुक्स मिलने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। चलिए बात करते हैं, ये 10th की तो बात हुई, बात करते हैं भाई 9th के लिए हम क्या लेके आए। तो 9th के लिए भी हम एक बैच लेके आए जिसका नाम है लर्नर्स, जो आज से ना पूरी तरह से लाइव होने वाली है। ओके, हाँ, लर्नर्स बैच है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो बैच आ रही है 2499 के लिए, वो आप ले सकते हो, उसमें भी सारे थोड़े आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इट इज रियली रियली अमेजिंग बैच, ओके, जिसमें विधि मैम ऑलरेडी मचा चुकी है, प्रवीण सर तो है ही है, मैं भी हूं, ओके, काफी सारी बातें उसमें होगी। बात करते हैं 11th एंड 12th, क्योंकि भाई 8 9 की बैच हो गई, 10th की बैच हो गई, तो आगे भी तो बढ़ना है, तो इसलिए 11th के लिए हम न्यू बैच लेके आए हैं साइंस के लिए। तो पीसीएम भी मतलब क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सभी आपको यहाँ पे पढ़ाए जाने वाले हैं। 2 साल का पूरा कोर्स रहेगा और डिटेल में एक साथ आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे होने वाली है। सो आई वांट ऑल ऑफ यू कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई करिएगा, एंड अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को जो बड़े हैं उनको बताइए कि बैच आ चुकी है। और एक सरप्राइज आपको अभी बताने वाला हूं कि अगर आपको लगता है कि ये प्राइसेस काफी ज्यादा है, सो आई वांट हियर कि आईवी सैट, ओके, आईवी सैट हम आपके लिए लेके आए हैं 2026 का। इसमें हम क्या करने वाले हैं, आपको इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। इफ यू थिंक कि ये प्राइसेस काफी ज्यादा है, सर क्या करे, सर इतना पैसा है नहीं मेरे पास, इतना कम पैसा भी नहीं है, क्या ही करे, तो अगर तुम में टैलेंट है तो इसकी जो एडमिशन टेस्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे क्लिक करो, ओके, वहां पे जाके सारी चीजें भाई देखो एंड वो टेस्ट दे दो। मे भी क्या पता कि आपके नॉलेज के ऊपर बेस आपको अप टू 90% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी एंड द प्राइसेस रिड्यूस भी हो सकती है। चलिए, और एक सरप्राइज आपको यहाँ पे देना है कि वो सरप्राइज ये है कि हम ये जो सारे लेक्चर्स आप देख रहे हो, ये लेक्चर है वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th के ऊपर, है कि नहीं? अब ये जो लेक्चर्स है, इन लेक्चर्स में अगर हम देखें इनका जो सारा कंटेंट है, ओके, आपको नोटिफिकेशन जो है, शॉर्ट्स जो है, नोट्स जो है, आपको मिलने वाले हैं वेदांतु महाराष्ट्र क्लास 9th एंड 10th के ऊपर। आपको टेलीग्राम का भी लिंक यहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम का जो चैनल है वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th, इसके ऊपर आपको नोट्स भी मिलेंगे, अपडेट्स मिलेंगे। इंस्टा पे आपको मिलेंगे बहुत सारे बीटीएस, बहुत सारे शॉर्ट्स एंड ऑल, और वेदांतु वाइब्स के ऊपर आपको मिलने वाले हैं बहुत सारा स्नैप वाला कंटेंट, तो उसके ऊपर जरूर आइएगा। ओके, आगे चलते हैं, बात करेंगे अब अपने चैप्टर के बारे में, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है, चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है। देखो, जब हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में आप सबको बात ये पता होगी कि पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर है अपना वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड चैप्टर था अपना इलेक्टोरल प्रोसेस, जिसमें हमने बातें क्या करी, इलेक्टोरल प्रोसेस में हमने बातें करी कि कैसे इलेक्टोरल प्रोसेस होती है इंडिया में। उसके पहले बातें करी कि इंडिया में संविधान क्या है, संविधान रन कैसे होता है, संविधान की विशेषताएं क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या है, वो सब कुछ हमने डिटेल में देखा, है ना? तो इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडी अबाउट द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, है ना, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब क्या, हम अपने लीडर्स, हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो चुन के देते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्शंस। अब वो चुन के देते हैं, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से खड़े होते हैं इलेक्शंस में, वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, है ना? तो वो सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो वो किसी ना किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन में होते हैं। तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टीज हमें जोड़ती है लोगों से, गवर्नमेंट तक, लोगों से। ओके, देखो, इज अ लिंक दैट कनेक्ट करती है कॉमन पीपल, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शन। तो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जी हाँ। पॉलिटिकल पार्टी यहां पे क्या करती है, डेमोक्रेसी के जरिए क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है, जी हाँ। पॉलिटिकल पार्टी के जो सारे कैंडिडेट्स है उसे आप चुनते हो, तो वो आपके बनते हैं क्या, रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड वो सारे सब कुछ कहां से होता है, ये सब कुछ इलेक्शन के माध्यम से होता है। सो इलेक्शन के माध्यम से दे आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट आपको बनाते हैं, एंड कॉमन पीपल सारी चीजें। तो कॉमन पीपल, इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेसी, समझ रहे हो? ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आप हो कॉमन पीपल, रिप्रेजेंटेशन, ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्शन। चलो, हाँ, यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्शन। ओके, इलेक्शन है, रिप्रेजेंटेटिव है, एंड फिर आगे जाके डेमोक्रेसी है। ओके, तो कॉमन पीपल क्या करते हैं भाई, इलेक्शन के जरिए आपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। ये काफी सिंपल चीज है कि नहीं? हाँ, अब देखेंगे कि वी
वॉट एवर वी रीड और हियर अबाउट द पॉलिटिक्स, जो हम रीड करते हैं, जो हम सुनते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है पॉलिटिकल पार्टी के साथ। पॉलिटिकल पार्टी कुछ एजेंडा लेके आती है, पॉलिटिकल पार्टी कुछ बातें करती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव कुछ बातें करते हैं, या फिर गवर्नमेंट के बारे में वो कुछ बातें करती है। तो ये सब कुछ जुड़ा हुआ होता है पॉलिटिकल पार्टी के साथ। ओके, अगर हम बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट इन ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम, सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज कंपीट करती है। देखो, सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब डेमोक्रेटिक कंट्री का एक फॉर्मेट काफी सिंपल है। क्या सिंपल है? डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉमन पीपल ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारे सारे इश्यूज लेके गवर्नमेंट तक जाए, या फिर तुम्हारे सारे इश्यूज लेके पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाके रखे और तुम्हारे लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, ठीक है, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। अब ये जो है, ये पॉलिटिकल पार्टीज करती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज हर डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है। मतलब हमारी क्या है, डेमोक्रेसी है, हमने यहाँ पे क्या है, पीपल क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। ओके, ये सारी प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं कि नहीं, ये प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं। तो अब ये जो है ना, तो ये जो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट करती है, स्पर्धा करती है, कंपटीशन होता है। क्यों? क्योंकि दे वांट टू फॉर्म द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ विनिंग इलेक्शन। जब वो इलेक्शन को जीतेंगे तब जाके वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। सो एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज फाइटिंग विद ईच अदर, कंपटीशन होता है एक दूसरे के साथ, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो इलेक्शन जीत सके, ताकि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। ओके, एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। तो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है क्या, कौन कौन से प्रकार की पार्टीज है, कौन है वो, ओके, आपके रीजन में क्या है, कौन सी है, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं काफी डिफरेंट तरीके से। इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबको पता है, एंड डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे होती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ओके, वोटर है, रिप्रेजेंटेटिव है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है, वोटिंग वगैरह सारी बातें यहाँ पे होती है। ओके, जो भी हम सुनते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो होती है, यहां पे हम बात करते हैं अब इस चैप्टर के बारे में। तो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टी है क्या? सोचो जरा सोचो, पॉलिटिकल पार्टी क्या है? क्या है पॉलिटिकल पार्टी, क्या लगता है? तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टी मतलब वो पॉलिटिक्स खेलती है, या फिर वहां पे कोई होती है पार्टी पार्टी बल्ले बल्ले होता है कुछ ऐसा? नहीं। ओके, तो वही बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली है क्या। इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, ओके, आपके स्कूल में देखो काफी इंपॉर्टेंट बात है। इन योर स्कूल एंड द सराउंडिंग्स यू मस्ट हैव सीन सम ग्रुप्स। आपके स्कूल में भी कोई ग्रुप होता है, आपके घर के अराउंड या सोसाइटी में कोई ग्रुप्स वगैरह होते हैं। ओके, कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना? हाँ, तो जो ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग टू अचीव सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव, वो क्या करते हैं? काम करते हैं टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स देयर। एंड some organizations take initiative resolving social problems। ओके, कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं कि क्या करते हैं वो, जो सोशल प्रॉब्लम्स है। अब सोशल प्रॉब्लम मतलब क्या, आपके सोसाइटी में प्रॉब्लम होते हैं, पानी का प्रॉब्लम है, कचरे का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, एजुकेशन प्रॉब्लम है, पोल्यूशन का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना? गार्डन का प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, ये उनके लिए बहुत काम करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम करती है भाई, बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन होना मांगता, उसके लिए वो काम करते हैं। कुछ ओल्ड एज पीपल के लिए काम करते हैं। सो देयर इज डिफरेंट बंच ऑफ पीपल, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर वो काम करते हैं। ओके, तो आपने कभी रीड किया होगा, कुछ लोग मूवमेंट भी चलाते हैं ना, जैसे हंडा मोर्चा आपने 9th में रीड किया है ना, लाटने मोर्चा आपने रीड किया है, पता है ना आपको, याद है नहीं याद है? वुमेन एम्पावरमेंट, लास्ट ईयर का चैप्टर है ना हिस्ट्री का, उसमें यू हैव स्टडी कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन बनती है, मूवमेंट बनती है, एंड पीपल की जो डिमांड्स है या फिर पीपल की जो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकलने की कोशिश पे होती है। ओके, जस्ट एज देयर आर एक्टिव ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड द मूवमेंट्स, सिमिलरली देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज वो कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करती है, इलेक्शन को यहाँ पे कंटेस्ट करती है, जो भी काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे जैसे हमने कहा कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसलिए काम करती है, तो ये कुछ एक्टिव जो कुछ मूवमेंट्स, जैसे अभी रिसेंटली ना एक नई पार्टी लॉन्च हुई इंस्टा के ऊपर, जिसे 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया है। आई थिंक आपको उसका नाम पता होगा, तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में मुझे होना मांगता आप सब लोगों ने। तो वो एक मूवमेंट बनी है इंस्टा के ऊपर, एक काफी वायरल मूवमेंट बनी है। तो क्या वो मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टीज में आएगी या नहीं आएगी, वो देखने वाली बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पीपल के इश्यूज को लेकर सारी मूवमेंट यहाँ पे खड़ी होती है, और कभी कभी मूवमेंट इतना बड़ा रूप लेती है कि वो एक्चुअल में इलेक्शंस के लिए खड़ी होती है,
एंड इलेक्शन के लिए जब वो खड़ी होती है सो उन्हें कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज गेटिंग। चलिए तो बात यहाँ पे करेंगे अभी सिंपल तरीके से आपके सामने। तो ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, आपको झंडे दिख रहे हैं, कोणता झेंडा घेऊ हाती, कोणता झेंडा घेऊ हाती। तो ये वाले जो झंडे फ्लैग्स है, आपने देखे होंगे काफी पॉलिटिकल पार्टीज है, शायद आपकी भी कोई फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी होगी, आपके घर में कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते होंगे। सो काफी इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड करना है सारे जो सिंबल्स है, सिंबल्स एंड द पॉलिटिकल फ्लैग्स है, पॉलिटिकल पार्टी के फ्लैग्स यहाँ पे। ओके चलिए आगे चलते हैं। बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी जो है। ओके पॉलिटिकल पार्टी जो है आर आल्सो काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब सोशल मतलब क्या, सोसाइटी के इश्यूज के लिए काम करना, लोगों के बीच में जाके काम करना, है ना, सोसाइटी के लिए काम करना, लोगों के बीच में जाके काम करना, ये है पॉलिटिकल पार्टी का मोटिव। ये भी क्यों पॉलिटिकल पार्टी लोगों के लिए काम करती है ना, लोगों के इश्यूज सॉल्व करने, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी है। ओके बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन द सोसाइटी। गेटिंग? सो द डिफरेंस इज इन द गोल्स एंड द स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो देखो अब ना होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है और देखो मतलब ना सोसाइटी में काम करने वाले कुछ एनजीओज है, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, और सोसाइटी में ही सोशल प्रॉब्लम्स के लिए काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज है। तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये अलग कैसे है, सारे सामाजिक संस्थाओं से, सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से पॉलिटिकल पार्टीज अलग कैसे है, अलग इसलिए है कि द डिफरेंस इज द गोल। पॉलिटिकल पार्टी का गोल है क्या, पॉलिटिकल पार्टी के ऑब्जेक्टिव क्या है, और यहां पे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनका गोल क्या है। ओके उनके स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है, ओके एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, तो हम इसको समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का एम क्या, अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या, वही यहाँ पे जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन दिस बैकग्राउंड वी कैन से दैट पीपल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन विद ऑब्जेक्टिव की कुछ ना कुछ अचीव करना। ओके तो पीपल क्या करते हैं, वी कैन से दैट व्हेन पीपल फॉर्म, और जब पीपल कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उनका कुछ ना कुछ मोटिव होता है। ओके उन्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए होती है, मतलब उन्हें सत्ता में आना होता है, या फिर उन्हें इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होता है। ओके तो उन्हें हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। जिन ऑर्गेनाइजेशंस का मोटिव है कि मुझे पॉलिटिकल पावर चाहिए, मतलब क्या, मुझे गवर्नमेंट में आना है और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए ये पावर हासिल करनी है, ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव सोशल ऑर्गेनाइजेशन रखती है उन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन सत्ता में आना चाहती है, गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहती है विद द हेल्प ऑफ द इलेक्शन, उस पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। ओके सो पॉलिटिकल पार्टीज दस कैन बी डिस्क्राइब कि एक ऐसा ग्रुप होता है जो इलेक्शन कंटेस्ट करती है, इलेक्शन कंटेस्ट के जरिए वो क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस में, इलेक्टोरल प्रोसेस में जाती है एंड गवर्नमेंट फॉर्म पे करती है बाय विनिंग द इलेक्शन। ओके इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया मतलब गवर्नमेंट बना लिया, ऐसा नहीं होता, आपको इलेक्शन जीतना भी पड़ेगा, आपको जीतने के बाद ना आपको मेजोरिटी हासिल भी करनी पड़ेगी, मेजोरिटी हासिल करने के बाद आपको गवर्नमेंट भी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बंबई से आया मेरा दोस्त, इलेक्शन में पार्ट लिया उसने और वो बन गया सीएम, नहीं होता भाई, ऐसे थलपति काफी कम होते हैं। एक साल पहले पार्टी लॉन्च करते भाई। ओके हाँ तो बातें काफी सिंपल है, आपको बतानी है। तो अगर बात करेंगे शुरुआत से 1951 में जब पहली बार इलेक्शन हुआ इंडिया में, फर्स्ट इलेक्शन जब हुआ, जो फर्स्ट इलेक्शन है तो उसमें हम बात करेंगे, तो इसमें इतनी सारी पार्टी, जैसे बात करेंगे 14 नेशनल पार्टी थी, कितनी, 14 नेशनल पार्टी उसमें थी। बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सिस्ट ग्रुप, जैसे अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, देन अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, अखिल ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, किसान मजदूर संघ, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रुईकर ग्रुप। ये दोनों ग्रुप अलग अलग है। ओके ये मार्क्सिस्ट वाला, ये नो रुईकर वाला। देन कृषिकर लोक पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस है, सोशलिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ इंडिया। तो इतनी सारी पार्टीज आपको यहाँ पे दिखती है। तो अभी की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका साइन पहले क्या था, बैल था। ओके मतलब फार्मर्स के लिए वो काम कर रही है। अभी जो उसका जो साइन है वो है पंजा। ओके आशीर्वाद। आगे चलते। ओके बात यहाँ पे करेंगे
तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, आपको समझ में आया कि भाई किनको पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, किनको नहीं कहते यार। पॉलिटिकल पार्टी से अलग भी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन होती है? वो कोई एनवायरमेंट के लिए काम कर रही है, कोई महिलाओं के लिए काम कर रही है, कोई बच्चों के लिए काम कर रही है, कोई महंगाई के लिए कोई काम कर रही है, कुछ करप्शन के लिए काम कर रही है, कुछ एजुकेशन के लिए काम कर रही है ना। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। सो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन वो अलग है, और जो पॉलिटिक्स में आना चाहती है, पॉलिटिकल पावर पाना चाहती है, इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो पॉलिटिकल पार्टी है। अब इन पॉलिटिकल पार्टी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता आपको बता दो, ये फर्स्ट है जिसे कहेंगे टू बी इन पावर। और पावर में आना चाहते हैं, क्योंकि पावर में आके ही वो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन रास्ते पे जाती है, पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो, ये उस तरह की सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी वैसे नहीं। ठीक है, हम धरने देंगे, लेकिन भाई धरने देने के बाद भी ना हमको इलेक्शन लड़के पावर में आने, तभी जाके वी विल गोइंग टू सॉल्व द पीपल्स प्रॉब्लम। ओके, तो अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शंस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ओके, क्या करना है? हमें पावर अचीव करनी है थ्रू द इलेक्शंस, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड दस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज compete with each other to get power। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करती है? compete करती है, तभी जाके तो वो आगे बढ़ेगी, तभी जाके वो मेजोरिटी हासिल कर पाएगी, फिर मोर देन 50% वोट्स, सीट्स। देयर इज नथिंग रॉन्ग, कोई कॉम्पिटिशन कोई रॉन्ग नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन होता ही होता है भाई। 100% में जाएंगे तो कॉम्पिटिशन हो गया होगा। ओके, बट द कॉम्पिटिशन शुड बी फेयर। कॉम्पिटिशन का चाहिए फेयर होना चाहिए, कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे भाई कॉम्पिटिशन क्या है? फेयर है। दूसरी इसकी विशेषता है वो है टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का पे क्या करना? परस्यू करना है। काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, जो बात यहाँ पे करेंगे। ओके, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज सम पॉलिसीज। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास कुछ पॉलिसीज है एंड द वर्ल्ड व्यूज है। ओके, मतलब हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कुछ एजेंडा, कुछ ना एक विचार होना चाहिए कि क्या विचार से पॉलिटिक्स में आए हो, आपकी सोच है क्या, इसे हम कहेंगे सोच। आपकी सोच क्या है? ओके, या फिर आपकी विचारधारा क्या है, आप किस तरह से सोचते हो और क्या मोटिव से आप आए हो। ओके, तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ व्यूज होते हैं, दुनिया कैसे चलनी चाहिए, दुनिया में कैसे सिस्टम बननी चाहिए, इसके रिगार्डिंग कुछ पार्टी यहाँ पे विश्वास रखती है कुछ विचारों के ऊपर, उस पार्टी की विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है। ओके, एंड पार्टीज हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड। वो फिर फर्म होते हैं कि नहीं भाई हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए फोकस करना है, भाई हमें गरीबों के लिए काम, गरीबों का उत्थान होना चाहिए, गरीब आगे आने चाहिए, हमें इकोनॉमी के लिए काम करना है, हमें इंफ्रा के लिए काम करना है, हमें संस्कृति के लिए काम करना है, हमें भाषा के लिए काम करना है ना, हमें महिलाओं के लिए काम करना है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ उनके आइडियाज होते हैं। अब ये जो है दिस टुगेदर मेक अ पार्टी आइडियोलॉजी। ये सब जो विचार है, विचार इकट्ठा आके एक स्टांस बनता है, एक स्टैंड बनता है, एक विचार बनता है, उसे हम कहते हैं उस पार्टी की आइडियोलॉजी, जो उसके ऊपर चलती है, उसके ऊपर उसके प्रोग्राम्स आगे जाके वो फॉर्म करती है। ओके, द पीपल हु कंसिडर एनी स्पेसिफिक पार्टी आइडियोलॉजी, तो कुछ पीपल को लगता है कि भाई संस्कृति का बचाव होना चाहिए, कुछ पीपल को लगता है भाई इकोनॉमी आगे बढ़नी चाहिए, कुछ पीपल को लगता है भाई महंगाई कमी होनी चाहिए, कुछ को लगता है फार्मर्स का भला होना चाहिए, कुछ को लगता है इंडस्ट्री आगे आनी चाहिए, कुछ को लगता है नई नई टेक्नोलॉजी आगे बढ़नी चाहिए। तो डिफरेंट पीपल जो होते हैं उनके डिफरेंट विचार होते हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टी उनके विचारों को अनुसार होती है वो उनको वोट करते हैं। कुछ लोग फार्मर्स के लिए, कुछ लोग टेक्नोलॉजी के लिए, कुछ लोग संस्कृति के लिए, कुछ लोग डिफेंस के लिए। तो देयर आर डिफरेंट मोटिव्स होते हैं, डिफरेंट विचार होते हैं। तो आपके खुद के विचार के साथ अलाइन होने वाली, जुड़ने वाली पार्टी को आप वोट करते हो। ओके, एंड उसे क्या करते हो? सपोर्ट करते हो। ओके, उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को। अब तीसरा क्या है? अब हमने अभी बताया कि टू परस्यू आइडियोलॉजी। ओके, हाँ, ये तीसरा ही है, सोशल सपोर्ट रिसीव्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। जो ये लोग उसे सपोर्ट करते हैं, ये तेरी पार्टी, ये मेरी पार्टी, तो ये पार्टी को जो सपोर्ट होता है, जो सपोर्ट मिलता है लोगों से, उसे कहते हैं उसका मास बेस। वो उनको छोड़ के कहीं नहीं जाते। मेरे विचारों के जरिए चलने वाले या फिर मेरे विचारों को समर्थन देने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है, मैं उसी के साथ रहूंगा। और जो लोग उसके साथ रहते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, वो लोगों को उस पॉलिटिकल पार्टी का कहते हैं मास बेस, जो उन्हें सपोर्ट करता है। मास मतलब क्या? बहुत सारे लोग। बेस मतलब क्या? बेस है ना, मतलब पाया। ओके, हाँ। द मॉडर्न डेज आइडियोलॉजी जो है ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी, जो है अभी जो मॉडर्न डेज आइडियोलॉजी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, वो लगभग हम कहेंगे सेम ही। हर कोई चाहता है महंगाई ना बढ़े, हर कोई चाहता है इकोनॉमी बढ़े, हर कोई चाहता है करप्शन ना हो, मतलब ये बेसिक ये तो है ही है ना। appear to be similar, hence it has become very difficult कि कैसे उन्हें अलग किया जाए, है ना, कैसे उन्हें मतलब किसको सपोर्ट किया जाए, किसको ना सपोर्ट किया जाए, ये थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे हो जाती है।
उसके हमें यहाँ पे देखना है। ओके चलो, अब ये जो थर्ड है, पार्टी के पास एजेंडा होना चाहिए। अब ये एजेंडा क्या है? ओके, एजेंडा का मीनिंग क्या? ओके, एजेंडा का मीनिंग क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर द पार्टीज एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजी। ओके, एजेंडा मतलब यू नो कि प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किसके ऊपर बेस्ड होता है? आपकी होती है आइडियोलॉजी। ओके, पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है, तो उस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है आपका प्रोग्राम। मतलब अगर मेरी आइडियोलॉजी है कि भाई किसानों के लिए काम करना है, तो किसानों के लिए काम करने के लिए मेरे पास क्या प्रोग्राम्स है, क्या एजेंडा है मेरा? फिर अगर मुझे संस्कृति के लिए काम करना है, इंडिया की लैंग्वेज के लिए काम करना है, उसके लिए मेरा आगे एजेंडा है। अगर मुझे इकोनॉमी को और बेहतर बनाना है, तो इकोनॉमी के लिए मेरे पास क्या एजेंडा है? ओके, हाँ, तो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा, तो इट इज इंप्लीमेंट द एजेंडा। तो वो क्या करते हैं? उस एजेंडा को इंप्लीमेंट करते हैं। फिर वो क्या, गवर्नमेंट जब आएंगे तो उस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे, लोगों के लिए फायदा देंगे, है ना? हाँ, एंड जब वो पॉलिटिकल पावर उनके पास आएगी तब, इवन इफ दे डू नॉट गेट पॉलिटिकल पावर, अगर उनके पास पॉलिटिकल पावर आती भी नहीं है, पॉलिटिकल पावर मैंने फिर से बता दूं, पॉलिटिकल पावर मतलब है कि गवर्नमेंट बनाना। एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी, ओके, अपने कैंडिडेट को खड़ा करना, इलेक्शंस लड़ना, लोगों के हिसाब से सपोर्ट लेना, ओके, इलेक्शन को जीतना, मेजोरिटी हासिल करना, गवर्नमेंट बनाना, फिर गवर्नमेंट बनाने के बाद अपना एजेंडा जो है आप वहां पे क्या कर सकते हो? प्रोग्राम्स के जरिए उसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर संस्कृति का बचाना हो, आपकी इकोनॉमी को बेहतर करना हो, एजुकेशन को बढ़ाना हो, हेल्थ को बढ़ाना हो, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बंच ऑफ इश्यूज जो आपके एजेंडा में है, जो आपकी सोच में है, तो आप उसे इंप्लीमेंट करोगे। ओके, तो हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है ना? अब देखो, उसके बाद एक फोर्थ वाले अगर मैं यहाँ पे चीज कहूंगा पॉलिटिकल पार्टी की, वो क्या है? गवर्नमेंट। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही खाली नहीं बैठना चाहती। ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा होता है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो भाई लोगों के लिए काम करेगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? पॉलिटिकल पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके, वो उनका काम क्या है? फॉर्म द गवर्नमेंट। क्या है? फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? एस्टेब्लिश करती है गवर्नमेंट को और गवर्न करती है सारे नेशन को। ओके, क्योंकि जो पॉलिसीज वगैरह, मतलब डेली रूटीन रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, लोगों को बेसिक चीजें मिलनी चाहिए, सारी बातें वो यहाँ पे गवर्नमेंट करती है। ओके, द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स मेजोरिटी इन इलेक्शंस फॉर्म्स द गवर्नमेंट। ओके, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है जिन्हें मोर देन 50, ओके, मोर देन 50%, 50% सीट्स मिलती है, वो क्या करती है? दे विल गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, काफी सिंपल है। और पार्टीज जिनको सपोर्ट नहीं मिलता, जिनको वोट्स नहीं मिलते, उनको फिर अपोजिशन पार्टीज कहा जाता है। राइट नाउ अगर बात करेंगे, पावर में कौन है भारत में? बीजेपी। अपोजिशन में कौन है? कांग्रेस। काफी सिंपल। चलो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे टू एक्ट एज ए लिंक बिटवीन, ओके, टू एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये है इसका पांचवा फीचर। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज है क्या? ओके, यहां पे कॉमन पीपल कौन है? कौन बोल? ओके, कौन बोल? क्या करेंगे? अपनी जो इश्यूज है, इश्यूज, ओके, प्रॉब्लम्स, ओके, हाँ, मतलब ये सारी जो इश्यूज है, ये सब लेके कहां तक जाएंगे? क्योंकि ये जाएंगी पॉलिटिकल पार्टी के पास, और पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगी? पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट की तरफ इशू लेके जाएंगे, लेकिन हाउ? ओके, दे विल गोइंग टू क्रिएट अ प्रेशर, ओके, मूवमेंट, ओके, मूवमेंट के जरिए, प्रेशर के जरिए दे विल गोइंग टू क्रिएट, ओके, तो पॉलिटिकल पार्टी, कॉमन पीपल, समझ रहे हो? कॉमन पीपल के जो इश्यूज प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? प्रेशर करती है गवर्नमेंट को, मूवमेंट करती है, डिमांड करती है, गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, तब जाके गवर्नमेंट विल क्या करेगी? देन गवर्नमेंट व्हाट विल डू? ओके, गवर्नमेंट अभी फिर क्या करेगा? काफी सिंपल वाली बात है। देन गवर्नमेंट विल नो क्या करेगा? गवर्नमेंट विल गोइंग टू हैव सम ऑफ द रूल्स बनाएंगे, कुछ रेगुलेशंस बनाएंगे, कुछ लॉज बनाएंगे, कुछ स्कीम्स बनाएंगे, है ना? ये सारी चीजें लेके आती है गवर्नमेंट, रूल्स, रेगुलेशन, लॉज या फिर स्कीम्स, जिससे दे आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, दे आर गोइंग टू सॉल्व द इश्यूज और
द प्रॉब्लम। क्लियर? सभी क्लियर है? एकदम सही है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। ओके, तो ट्राइज टू गेट द सपोर्ट ऑफ द पीपल एंड द पॉलिसीज। ओके, और ये पॉलिटिकल पार्टी, अब ये उल्टा भी होता क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी को बोलती है कि पॉलिटिकल पार्टी जाओ जरा बताओ, लोगों को बताओ कि हमने स्कीम लाई है। फिर पॉलिटिकल पार्टी बोलती है अरे देखो तुम्हारे लिए स्कीम लाई है, लॉज लाई है। तो एक तो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के पास इश्यू भी लेके जाती है, और गवर्नमेंट के पास से जो डिफरेंट स्कीम्स है वो लोगों तक पहुंचाती भी है। तो गवर्नमेंट एंड कॉमन पीपल, इन दोनों को जोड़ने वाला, दोनों के इश्यूज को, प्रोग्राम्स को एक साथ लाने वाला, बीच में जो एक लिंक है, उसी को कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, जो काफी बढ़िया है, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर ये अच्छी तरीके से काम करे तो भाई सब चंगा सी है ना, सब तरफ बल्ले बल्ले। ओके, लेकिन ऐसा होना चाहिए, होता नहीं बहुत बार। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग न्यूज? ओके, हम बात पे करेंगे। इन द न्यूज़पेपर एक्सप्लेनिंग, ओके, अपोजिशन पार्टीज हेल्ड अ मीटिंग इन मुंबई टू रेजिस्ट द रूलिंग पार्टी विल टेक अप द इशू टू द फार्मर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अपोजिशन पार्टी के यहाँ पे अगर बात करेंगे, एक न्यूज है, अपोजिशन पार्टी क्या कर रही है, एक मीटिंग यहाँ पे ले रही है कि रूलिंग पार्टी को क्या करे, अपोज किया जाए एंड जो फार्मर्स के इशू यहाँ पे लेके जाए। क्योंकि अपोजिशन पार्टी का मेन एम क्या? ओके, जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी का एम क्या है? व्हाट इज द एम? एम उनका है शो दी, हम कहेंगे मिसडूइंग, हम कहेंगे शॉर्टकमिंग्स और फेलियर of government, and with the help of that what get trust and support of common people। उससे होगा क्या? what is going to happen with that one? So next election they will get votes, और वोट्स उन्हें क्या देगी? मेजोरिटी उन्हें क्या देगी? गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे वो। तो आखिर में सब कुल मिला के आता कहां है भाई? गवर्नमेंट फॉर्मेशन। आखिर में सब कुल मिला के आता क्या है? गवर्नमेंट फॉर्मेशन। सो ईच एंड एवरी पार्टी का वो एम ही है भाई, एम ही है पार्टी का कि क्या करे? गवर्नमेंट फॉर्म करे। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट। तो रूलिंग पार्टी ऑर्गेनाइज संवाद यात्रा लॉन्च कर रही है। तो रूलिंग पार्टी ने क्या किया भाई? अच्छा, ऐसा प्लान चल रहा क्या अपोजिशन का? वो मेरे खिलाफ यहाँ पे मूवमेंट कर रही क्या? फार्मर को बहका रही क्या? मेरे से सपोर्ट ले रही क्या? मैं क्या करता, एक रात में ना संवाद यात्रा निकलता, पूरे राज्यों में मैं संवाद यात्रा लेके चला जाता। तो अपोजिशन पार्टी के इस टैक्टिक्स के खिलाफ यहाँ पे रूलिंग पार्टी ने क्या किया भाई? हमारे खिलाफ वातावरण होना ही चाहिए, चलिए एक ना बड़ा गुगली डालते हैं कि हम खुद एक संवाद यात्रा निकालते हैं। संवाद यात्रा मतलब क्या? लोगों से बातें करेंगे हम। ओके, लोगों से बातें करेंगे, लोगों से जानेंगे, एंड लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। गेटिंग ऑल ऑफ यू? चलो, सो वी हैड डिस्कस, हमने ये बात यहाँ पे करी कि रूलिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करती संवाद यात्रा। अब ये भी है कि अगर अपोजिशन पार्टी इस तरह से बातें करेगी तो ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी को आगे आना पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं, बातें पे करेंगे कि इमेजिन कि आप एक अपोजिशन पार्टी लीडर हो एंड आपने ऑब्जर्व किया कि रूलिंग पार्टी जो है कुछ काम उसने किया नहीं हेल्थ के फील्ड में। तो आप एज ए अपोजिशन पार्टी क्या करोगे? आप ऑब्वियसली आवाज उठाओगे। आप आवाज उठाओगे, रूलिंग पार्टी के आगे से एक एनवायरमेंट क्रिएट करोगे, भाई मुझे भी पार्टी में, मुझे भी पावर में आना है एंड ये पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही। ओके, तो ये आप कर सकते हो। आगे चलेंगे, अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में कि महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जो तीनों जो लोग हैं, इन्होंने एक आइडिया यहाँ पे फोर्थ किया था। इन्होंने क्या कहा था? तो ये कहा था कि भाई एक ऐसा देश बनाते हैं, एक ऐसी सोच बनाते हैं जहां पे भेदभाव ना हो। ये तीनों ऑलरेडी उसी के लिए काम कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि क्यों ना एक ऐसी डेमोक्रेसी बनाया जाए कि जहां पे पार्टी ना हो, जहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो, जहां पे कोई भी ना डिफरेंसेस ना हो। सो वो चाहते कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी अगर होगी तो कितनी अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर पार्टी डेमोक्रेसी अगर चाहिए तो थोड़ा मुश्किल ही बात है ना? तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? जरा सोचो कि अगर पार्टीलेस डेमोक्रेसी होगी तो फिर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुनेंगे? उसके लिए फिर क्या सिस्टम लाई जा सकती है? या खुद लोग जो अपने अपने एरिया में काम करेंगे कैसे काम करेंगे? हर कोई व्यक्ति काम कर सकता है? हर कोई व्यक्ति जो है डेली अपना टाइम निकल काम कर सकता है? कैसे कर सकता है? जरा सोचो, दिमाग का दही लगाओ, एंड आई वांट हियर कि थोड़ा सा सोच के मुझे बताओ कि क्या सच में पार्टीलेस डेमोक्रेसी लाई जा सकती है? इसे अप्लाई किया जा सकता है? सोचिए, मुझे बताइए। आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं कि ये जो चेंजिंग नेचर ऑफ द हम बात करें अपनी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में 19 हम बात कर रहे हैं 1950 ओके 1951 से लेके अगर हम 2000 तक की बात अगर यहाँ पे करेंगे तो जो सिस्टम है ये किस तरह से बदला है, ये पॉलिटिकल पार्टी कैसे बदली है। 1951 में बात करेंगे तो कांग्रेस वाज ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी थी जिसने 1885 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद जो पार्टी है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में काफी आगे रही थी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रही है 1951 से। तो कांग्रेस के पास मेजोरिटी थी सेंटर में और स्टेट्स में, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसने बढ़िया काम किया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो ऑब्वियसली 1951 के बाद सत्ता में आना बनता है। सो इंडियन पॉलिटिक्स वाज कंट्रोल बाय द कांग्रेस पार्टी। इंडिया के जो पॉलिटिक्स हुआ कंट्रोल किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा एंड ये काफी एक ना सिंगल डोमिनेंट पार्टी थी। मतलब जहां कहीं भी देखो कांग्रेस पार्टी जीतती हुई आ रही है, बहुत सारे स्टेट में कांग्रेस पार्टी यहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली जीत रही है, गवर्नमेंट बना रही है। सेंट्रल में भी 1951 के लेकर बात करेंगे लगभग 1970 तक हम अगर देखते हैं अराउंड लगभग हम 20 साल तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही यहाँ पे दबदबा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर एरा को, इस पीरियड को कहा जाता है सिंगल डोमिनेंट ओके पार्टी सिस्टम। तो नॉन कांग्रेस जो पार्टीज है ना वो इकट्ठा आती है और पार्टी बनाती है। लगभग बात करेंगे 1977 तक तो कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। मतलब अराउंड हम बात करेंगे 27 साल तक कोई भी बिगर कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनी, मतलब पूरे देश में नहीं बनी। स्टेट्स में ठीक है यहां पर बनती रहती है, लेकिन पूरे देश में अगर बात है, पूरे देश को रूल करने की बात है, कांग्रेस पार्टी के अलावा 1977 तक कोई भी पार्टी यहां पे रूल में नहीं आई है। तो आफ्टर 1989 लोकसभा इलेक्शन क्या हुआ कि ये जो सिस्टम वन पार्टी सिस्टम वो धीरे धीरे खत्म होने लग गई, क्योंकि रीजनल पार्टीज आगे आने लग गई। कांग्रेस पार्टी की थोड़ी डोमिनेंस थोड़ी कम होने लग गई। लगभग मतलब हम बात करेंगे 1951 से लगभग 40 साल ये एक दो साल अगर हम बीच में छोड़ दे 77 से लेके अगर 80 तक हम 4 साल छोड़ दे, 3 साल छोड़ दे, तो बाकी सारी जगह पे हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी ही डोमिनेट रही है। एंड सिंस देन द डिफरेंट पार्टीज बिगैन कम टुगेदर टू फॉर्म कोएलिशन गवर्नमेंट्स। काफी सारी पार्टी इकट्ठा आई और जो 50% का जो मार्क होता है ना ओके मतलब अगर बात करेंगे 543 सीट्स है तो उसमें से अगर 272 अगर सीट्स आपको मिल जाती है तो आप मेजोरिटी में आ जाते हो। किसमें? मेजोरिटी में। मेजोरिटी में आ जाते हो, तो मेजोरिटी में अगर आप आ जाते हो तो ऑब्वियसली यू विल गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट और फिर गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो, है ना। सो बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस पार्टी मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द कोalition गवर्नमेंट। दोनों पार्टी ने क्या किया, कोalition बनाने का यहाँ पे काफी ट्राई यहाँ पे किया। मतलब कांग्रेस भी और बीजेपी भी दोनों पार्टी ने यहाँ पे वो चीज की। अब अगर बात यहाँ पे करेंगे 2024 के अगर इलेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी सरकार ने यहाँ पे बहुत सारी पार्टी के साथ, मतलब जनता दल यूनाइटेड हो या फिर तेलुगु देशम पार्टी हो, जनता दल सेक्युलर हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, इन सारे पार्टी के साथ इकट्ठा मिलकर दे हैव क्रॉस द 272 मार्क। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सीट्स मिले थे वो अराउंड 208 के आसपास कुछ तो सीट उनको थे अप्रोक्सीमेटली। ओके मुझे अब सीट वो इतने याद है नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं। तो अब वो इनके पास तो ये आंकड़ा है नहीं है, तो अब इनको ये कैप्चर करना है तो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, उनको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। 230 के आसपास कुछ सीट थी, मुझे अभी याद नहीं पर्टिकुलरली। तो इन सब के पास क्या है, इन सब ने इकट्ठा मिलकर जो आंकड़ा पार किया एंड देन दे हैव गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके सो द बिलीव दैट कोalition गवर्नमेंट ब्रिंग स्टेबिलिटी। ऐसा कहा जाए कि कोalition गवर्नमेंट जो है ना स्टेबिलिटी नहीं लाती है, इंस्टेबिलिटी होती है। कोई क्या कुछ और कहेगा, किसके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हो जाएंगे, ऐसा काफी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहा जाता है कि भाई एक अगर पार्टी हो तो भाई एक स्टेबिलिटी रहती है, लेकिन अगर 3-4 लोग इकट्ठा आते तो पार्टी मतलब वो जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ठीक से हो नहीं पाती, क्योंकि 4-5 विचारों के लोग यहाँ पे होते हैं। लेकिन इनफैक्ट द कोalition गवर्नमेंट सिस्टम जो है ना वो इंडिया में 1989 से अगर हम बात करेंगे 2026 तक ये सिस्टम जो है इंडिया में काफी सक्सेसफुली रन हुआ है और ये सक्सेसफुल साबित हुआ है। क्योंकि वी हैव अ डाइवर्सिटी, वी हैव डिफरेंट पार्टीज यहाँ पे है, तो उन सारी पार्टीज को इकट्ठा लाके फिर आगे लाना, गवर्नमेंट 5 साल तक कंटिन्यू करना, ये इंडिया ने करके दिखाया है। तो वी कैन से दैट कि स्टेबिलिटी यहाँ पे आपको आती हुई दिखाई दे रही है। देन डू यू नो इफ पावर रिमेन्स विद वन पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे, वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। अगर किसी पार्टी में उस पार्टी को वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी वो लॉन्ग पीरियड तक एक ही वहां पे सत्ता बनी हुई है उसे वन पार्टी सिस्टम कहेंगे। जहां डेमोक्रेसी में पार्टी जो है बात यहाँ पे करेंगे कुछ 2 पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंशियल है। कितनी? 2 पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंशियल है। और वो क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है, कभी तू कभी मैं, कभी मैं कभी तू,
तो तुम एंजॉय पावर अल्टरनेटली, मतलब एक बार मैं हूं, दूसरी बार तू आया, फिर मैं आई, तो उस सिस्टम को कहते हैं टू पार्टी सिस्टम। अब जहां पे काफी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, ओके, ये मैं एग्जांपल दूंगा, ये चाइना का एग्जांपल है, ओके, चाइना, यहाँ पे यूएस, यूके एक ऐसे एग्जांपल है यहाँ पे, ओके, हाँ, और यहाँ पे इंडिया है, जापान है, ओके, जर्मनी है। सो यहां पे मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया में मेनी पॉलिटिकल पार्टीज है, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज तो क्या होता है, कभी एक पार्टी नहीं आती, कभी दूसरी पार्टी नहीं आती, तो तीन चार पार्टी इकट्ठा आके गवर्नमेंट बनाती है, तो उस पार्टी सिस्टम को कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब देखो, डू दिस, फाइंड आउट द मेंबर ऑफ पार्टीज ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग कोalition। तो एनडीए मतलब क्या, देखो ये कोalition है, मतलब जब भी कोई एक सिंगल पार्टी 50% जो मेजोरिटी सीट्स है, जो फिगर है, वो अगर हासिल नहीं कर पाती है, तो वो 3 4 5 6 पार्टी को इकट्ठा लेके आती है और एक अलायंस, एक आघाड़ी या फिर एक ग्रुप बनाती है। तो बीजेपी के अंडर, ओके, बीजेपी जिसको लीड कर रही है वो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अभी यूपीए जो है वो कांग्रेस के अंडर थी, अब इसका नाम जो है बदल के रखा गया है, ये अब हो चुका है इंडिया अलायंस, और जो इंडिया अलायंस है वो यहाँ पे आ चुका है, ओके। आगे चलते बात यहाँ पे करेंगे, द नेशनल पार्टीज एंड द रीजनल पार्टीज एंड द नेशनल पार्टीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो टू गेट रिकॉग्निशन एज ए नेशनल पार्टी, तो क्या क्या, कोई भी आके नेशनल पार्टी नहीं बन सकता, नेशनल पार्टी के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, आप अगर वो फुलफिल करते हो, उतनी सीट्स अगर आपके पास है, उतने वोट्स अगर आपके पास है, आप नेशनल पार्टी बन सकते हो। कितने वोट्स है और कितने वोट्स और कितने स्टेट्स में जाने के बाद आप रीजनल पार्टी बनते हो, वो भी देखेंगे। चलिए बात करते हैं। तो अगर नेशनल पार्टी आपको बनना है, ओके, अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट्स क्या, वैलिड मतलब अगर समझे महाराष्ट्र स्टेट्स है, महाराष्ट्र स्टेट में समझो 10 करोड़ यहाँ पे वोट आ चुके हैं, तो 10 करोड़ के 6% वैलिड, ओके, 10 करोड़ वोट है, तो 10 करोड़ के 6% कितने हुए, 10 करोड़ के 10% हुआ 1 करोड़, है कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पे 60 लाख अगर वोट्स यहाँ पे आते हैं, वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन द अर्लियर लोकसभा और द स्टेट असेंबली इलेक्शंस, एंड मिनिमम 4 मेंबर्स, ओके, प्लस 4 मेंबर्स आने चाहिए, 4 मेंबर्स आने चाहिए, शुड बी इलेक्टेड इन द लोकसभा, वो कहां पे, लोकसभा में, ओके, फ्रॉम एनी स्टेट्स, किसी भी स्टेट से, या फिर अर्लियर। तो यहां पे इंपॉर्टेंट वाली ये बात है कि पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स, ओके। तो 4 या ज्यादा स्टेट में यहां पे कितने परसेंट वोट चाहिए, 6% वोट। अगर हम पूरे, ये तो मैंने महाराष्ट्र की बात करते हैं, अगर मैं कहूंगा महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, गुजरात, तो इन सब से अगर मुझे 6% वोट अगर आ चुके हैं, अब अगर मैं बात यहाँ पे करूंगा पूरे इंडिया के बारे में, तो इंडिया में वोटर है 97 करोड़, ओके, 97 करोड़ वोट है, लेकिन वोट यहाँ पे किया गया है सिर्फ 50% लोगों ने वोट किया, मतलब सिर्फ 45, मतलब हम बात करेंगे चलो 48 करोड़ लोगों ने, 40, हम 50 करोड़ चलते, 50 करोड़ मान लेते, 50 करोड़ लोगों ने वोट किया, तो 50 करोड़ लोगों ने वोट किया, वैलिड वोट है, 50 करोड़ के 6% कितना हुआ, ओके, बताओ, 10% हुआ 5, तो मतलब अराउंड 3 करोड़, ओके। सो अगर मुझे 3 करोड़ अगर वोट मिले हैं इन चारों स्टेट से, और प्लस मेरे पास 4 सीट्स है, किसी एक स्टेट से हो या फिर चारों स्टेट से हो, तो मैं नेशनल पार्टी कहलाऊंगा। क्लियर, क्लियर। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द कैंडिडेट्स ऑफ अ पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम अ मिनिमम 2% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या, कैंडिडेट जो है ना, वो होने चाहिए 3 मिनिमम, ओके, देखो कॉन्स्टिट्यूंसीज आउट ऑफ टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी एंड फॉर्म 3, तो ये जो 2% जो लोग हैं वो 3 स्टेट से आने चाहिए, समझो महाराष्ट्र हो, एमपी हो या फिर गुजरात हो, और ये 2% जो नंबर है, ये नंबर क्या है, कितने लोग, कितने एमपी होने चाहिए, तो एमपी जो होने चाहिए 2%, मतलब 543 अपने कितने भाई टोटल सीट्स है, टोटल सीट्स कितने अपने 543, तो 543 का 2% कितना होता है, हाँ बताओ कितना होता है, 5.4 और 5.4, और कितना हुआ, चलो 11 सीट्स मान लेते, ओके। टोटल 11 आपके सीट्स आने चाहिए, ओके। 3 राज्यों से अगर आपके 11 सीट्स आते हैं, लेकिन अगर आपके पास 3 करोड़ वोट नहीं है, लेकिन आपके पास 11 सीट्स है, देन आप तब भी नेशनल पार्टी बन सकते हो। ये और है, ठीक, एक तो ये किया है तो भाई बन जाओगे, ओके। यहाँ पे सीट्स 4 सीट्स है और वोटिंग शेयर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ना क्या है, वोटिंग शेयर यहाँ पे दिया नहीं गया है, सिर्फ आपके कितने 3 राज्यों से
11 कम से कम 11 लोग आने चाहिए, 11 एमपीज आने चाहिए, देन आप क्या बन सकते हो, यू कैन बी द नेशनल पार्टी। ओके, चलो अब देखो रीजनल पार्टी मतलब उस रीजन में स्पेसिफिकली क्या है। टू गेट रिकग्निशन एज रीजनल पार्टी क्या है, अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर 6% ऑफ मिनिमम वैलिड वोट्स इन अर्ली लोकसभा और द स्टेट असेंबली। ओके 6%। अब महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मैंने कहा था 60 लाख है ना, 60 लाख समझो। अगर हमने कहा कि भाई चलो तो 6% ये है, टोटल पॉपुलेशन महाराष्ट्र की जो है वो अराउंड 12 करोड़ है, तो 10 करोड़ मानते हैं। 10 करोड़ में से अगर हम वोटिंग पॉपुलेशन मान लेंगे तो चलो चलो 10 करोड़ पॉपुलेशन, 10 करोड़ वोटिंग पॉपुलेशन, 15 करोड़ पॉपुलेशन हमारी होगी। ओके 10 करोड़ वोटिंग पॉपुलेशन, 10 करोड़ वोटिंग पॉपुलेशन। ओके 10 करोड़ वोटिंग। ओके उसमें 6% अगर बात यहाँ पे करेंगे तो कितना आता है, तो आता है भाई यहाँ पे बताओ 10% कितना है, 10% 1 करोड़ है कि नहीं, तो 6% मतलब 60 लाख। तो अगर 60 लाख जो वोट्स है पॉलिटिकल पार्टी को मिलने चाहिए, ओके हाँ पॉलिटिकल पार्टी का मिलना चाहिए, या फिर 2 मेंबर्स ओके अर्ली लोकसभा में या फिर स्टेट असेंबली में, ओके अर्ली लोकसभा में या फिर स्टेट असेंबली में वो इलेक्शन में इतने वोट्स मिलने चाहिए। एंड वो इंपॉर्टेंट बात है, ये सेकंड क्या, सेकंड क्या, स्टेट असेंबली इलेक्शंस एंड कोई भी ओके लोकसभा में हो या स्टेट असेंबली में हो, ये 60% लोकसभा में हो या स्टेट असेंबली में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से ओके दोनों में से एक में आपको 60 लाख वोट आने चाहिए। एंड मिनिमम ओके ये तो हुआ एंड मिनिमम प्लस 2 मेंबर्स आने चाहिए, मतलब वोट्स, वोटिंग शेयर, वोटिंग परसेंटेज एंड मेंबर्स, ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है भाई, 3% सीट्स, तो महाराष्ट्र की टोटल सीट है 288, 288 का 3% कितना हुआ, ओके 2.8 इंटू 3 कितना हुआ, 2.8 कितना हुआ भाई बताओ, ओके हाँ 5.6 प्लस 2 कितना हुआ 7.6, 7.6 प्लस 8 कितना हुआ 9, ओके तो 9 मेंबर्स, ओके 9 सीट्स आने चाहिए, 9 एमएलएज अगर आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली क्या बनते हो, आप बनते हो भाई आप बनते हो क्या, रीजनल पार्टी उस स्टेट की। क्लियर, काफी सिंपल है। आगे चलते हैं। अब देखो ऐसे कौन से स्टेट पार्टी, जैसे कौन सी रीजनल पार्टी, तो नेशनल पार्टी की बात करेंगे तो ये जो रेफरेंस दिया गया है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात यहाँ पे करते हैं, 2016 के अनुसार डेटा दिया गया है। नया डेटा आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे अवेलेबल है नहीं राइट ना, ओके तो वी आर गोइंग टू टेक द डेटा वट एवर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, the Indian National Congress okay was established in 1885 at the time of its establishment, ये 1885 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो उस टाइम पे ना काफी हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है इंडिपेंडेंस में भी यहाँ पे काम कर रही थी, कांग्रेस जो है यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल में काम कर रही थी, कांग्रेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी यहाँ पे काम कर रही थी, तो कांग्रेस वाज वर्किंग अराउंड अ लॉट। तो ये 1885 की फोटो है, तो उस टाइम पे इतने सारे लोग जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने के लिए आगे आए थे, और ये 1885 की बात है जो कि मुंबई में ये सेशन हुआ था। ओके तो जो नेशनल पार्टी अगर बात करेंगे, ग्रुप ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी जो यहाँ पे इकट्ठा आती है, तो यहाँ पे काफी लोग जो है ना कांग्रेस पार्टी में इकट्ठा आए थे, डिफरेंट प्रकार, डिफरेंट जाति धर्म के विचारों के लोग यहाँ पे इकट्ठा आए थे, एंड उन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्टी एस्टेब्लिश करी हुई थी। तो इस पार्टी में क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मोस्ट डोमिनेंट पार्टी यहाँ पे उभर के आई है, इस पार्टी की जो पॉलिसी है वो क्या है, सेकुलरिज्म, मतलब क्या, किसी एक धर्म के बारे में सोचना है, सारे धर्म हमारे लिए इक्वल है। हमारा सेकुलरिज्म का मीनिंग ये होता है कि स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा, जो भी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट कोई भी धर्म का पालन नहीं करेगी, गवर्नमेंट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी। ऑल राउंड डेवलपमेंट, हम सभी का डेवलपमेंट यहाँ पे चाहते हैं, किसी एक इकोनॉमी के बारे में नहीं, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, किसी इंडस्ट्री के बारे में नहीं, हम सबका डेवलपमेंट यहाँ पे चाहते हैं। इक्वल राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ आवर माइंड, जो भी कम संख्या में है, जाति की बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, उन सबका यहाँ पे उनको इक्वल राइट मिलना चाहिए, उनका भला भी होना चाहिए, ये बात यहाँ पे करेगी। एंड जो डिसएडवांटेज सेक्शन, जिनको एजुकेशन नहीं मिला, जिनको वेलफेयर नहीं मिला, जिनको जॉब्स नहीं मिले, जैसे कुछ आदिवासी लोग हैं, कुछ ट्राइबल पीपल है, उनके बारे में वेलफेयर की भी बात यहाँ पे करते हैं। तो ये पॉलिसी है कांग्रेस पार्टी की। अकॉर्डिंगली कांग्रेस हैज ऑर्गेनाइज गिफ्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की, जैसे बात करेंगे, ये पार्टी जो बिलीव करती है वो डेमोक्रेटिक सोल्यूशन बिलीव करती है, मतलब इलेक्शन के माध्यम से, डेमोक्रेसी के माध्यम से जो है हम लोग को इकट्ठा लाए। सोशल इक्वालिटी मतलब क्या, कि सोसाइटी में सभी लोग इक्वल है, सभी के साथ इक्वली ट्रीटमेंट किया जाए, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई काला हो, बुरा हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल पीस के बारे में हमेशा बातें करती है कि मतलब इंटरनेशनल मतलब दुनिया भर में जो भी झगड़े होते हैं, कांग्रेस ये चाहती है कि आए, बैठे, बात करे और प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ये कांग्रेस का हमेशा से कहना है। आगे चले बातें पे करेंगे काफी सिंपल तरीके से। दूसरी जो नेशनल पार्टी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट ये बात यहाँ पे करती है
वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स के लिए, वर्कर्स के बारे में बात करती है, कैपिटलिज्म को अपोज करती है। अब वर्कर्स कौन है? जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ओके, जिनका शोषण ना हो, ओके। एंड अपोज कैपिटलिज्म मतलब क्या कि कैपिटलिज्म का मीनिंग है क्या, मैं आपको थोड़ी बताता हूं। कैपिटलिज्म मतलब एक ऐसा कि जो भी प्रॉफिट आता है, मतलब यहां पे किसी को भी कितना भी पैसा कमाने का आजादी है, एज वेल एज हमें फ्री फ्लो ऑफ, जो कोई भी आकर प्राइवेटली कंपनी बना सकता है, ओके, एंड ही कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ही कैन गिव द लेस सैलरी टू द वर्कर्स एंड ऑल, कोई भी काम के आवर्स वो वहां पे देख सकता है। सो इस तरीके से जो है चीजें होनी चाहिए। इट इज एन, ये पार्टी इसलिए बात करती है, कम्युनिस्ट पार्टी यही कहती है कि भाई वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाना काफी इंपॉर्टेंट है। कैपिटलिज्म जो है वो जो वर्कर्स का जो शोषण करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है, उसके बारे में बातें करनी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है कि हमें फार्मर्स के, हमें वर्कर्स के यहाँ पे राइट्स के बारे में प्रोटेक्ट करना है। इट इज एन ओल्ड पार्टी सिस्टम है। दिस पार्टी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबरर्स एंड द वर्कर्स के बारे में काम करती है। अन्य पार्टी अपोज करती है कैपिटलिज्म को। यहाँ पे प्राइवेट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ने सारा उत्पादन करना चाहिए, गवर्नमेंट ने सारा यहाँ पे वेलफेयर करना चाहिए, गवर्नमेंट की कंपनीज हो, है ना, ऐसा वो कहते हैं। आगे चल के बात अगर यहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट पार्टी यहाँ पे जो उभर के आती है, इसी पार्टी में बात करेंगे, जो ये कम्युनिस्ट जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी का स्प्लिट हुआ। क्या हुआ स्प्लिट मतलब क्या? ये पार्टी जो है ना, लीडरशिप डेवलप्ड डिफरेंसेस, थोड़ा डिफरेंसेस में आए क्योंकि लोग काफी अलग अलग थे। तो 1960 में हुआ क्या? 1960 में देखो होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंट विचारों के लोग होते हैं, है ना, मतलब कोई मेरी सोच, कोई तुम्हारी सोच। तो वही कम्युनिस्ट पार्टी में ना डिफरेंट विचारों के लोग थे। तो कुछ लोगों को थोड़ा लगा कि भाई अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी थोड़ी बदलनी चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि दो लोग थे, एक लोग कह रहे थे कि हम ना कम्युनिस्ट चाइना की जो आइडियोलॉजी उसे फॉलो करते हैं, दूसरे लोग थे कि वो कह रहे थे हम सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी है हम उसे फॉलो करते हैं। तो इसमें विचार हुआ, झगड़ा हुआ, फिर कहा जाए कि भाई भाई तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। तो दिस लेड टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड ए सेपरेट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, ये अलग हो गए। तो ये एक पार्टी बनी और मार्क्सिस्ट नाम से ये दूसरी पार्टी बनी। कब बनी? ये 1964 में बनी। तो ये दो पार्टी बन गई, ये दो पार्टी हो गई, ओके। अब ये जो नेशनल पार्टीज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे उभर के आती है, ओके, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो इसकी एस्टेब्लिश के बारे में देखते हैं। पहले भारतीय जनसंघ था, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, नेशनल पार्टी, वो 1951 में था। फिर एस्टेब्लिश किया गया जब जनता पार्टी 1977 पहली बार विदाउट कांग्रेस गवर्नमेंट आई। उसमें से ना ये सर्वाइव नहीं कर पाई, तो उसमें से भारतीय, ओके, हाँ, तो इंपॉर्टेंट पार्टी एट नेशनल, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बनाई गई। तो काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, देखो 1951 में 77 में बात है कि जनता पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाई, और उसके बाद जो है भारतीय जनसंघ, ओके, देयर वाज स्प्लिट बिटवीन द पार्टी एंड भारतीय जनसंघ द कंपोनेंट ऑफ पार्टी, इसने जनता, ओके, जनता पार्टी का ये जो था, इन्होंने क्या किया 1980 में बीजेपी का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे किया। जो जनता पार्टी थी, जनता पार्टी का एक अंग है, ओके, भारतीय जनसंघ, बीजेएस, ओके, भारतीय जनसंघ, इसने ही क्या किया, बीजेपी का यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया 1980 में। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। और इनका जो मेन काम है, इनका जो आइडियोलॉजी वो क्या है, इनका आइडियोलॉजी काफी क्लियर है। ये चाहते हैं कि ना एक ऐसी पार्टी जो प्रोटेक्शन करे इंडियन कल्चर को और ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पे बीजेपी पार्टी यहाँ पे करना चाहती है। ये हमेशा से कहती है वो आई है, ओके। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी काफी यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ पे दिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर, ये दोनों इकट्ठा जाने चाहिए, बेसिक आइडियोलॉजी है बीजेपी की, ओके। थोड़ा आगे चलते हैं, अब देखो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगर बात यहाँ पे करेंगे, जो मार्क्सिस्ट, थोड़ी देर पहले हमने बात है, ये मार्क्सिस्ट है। मतलब क्या मार्क्स मतलब क्या? ये सोवियत रशिया को फॉलो करती है, ओके, हाँ, सोवियत यूनियन। दिस पार्टी नो प्रोक्लेम सोशलिज्म, सोशलिज्म होना चाहिए। सोशलिज्म होना चाहिए मतलब क्या? सारी सत्ता लोगों के हाथ में, गवर्नमेंट ही सब कुछ करे। सेकुलरिज्म मतलब कोई भी धर्म जो हो वो गवर्नमेंट का ना हो। डेमोक्रेसी के जरिए यहाँ पे जो हम यहाँ पे आगे बढ़े, ये तीनों चीजें इस पार्टी के हैं। ये पार्टी अपोज करती है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब क्या कि भाई साम्राज्यवाद, किसी और देश के रीजन को कैप्चर करके उसे अपना बना लेना, इसे कहते हैं इंपीरियलिज्म। साम्राज्यवाद के ये खिलाफ है। ये पार्टी की जो है काम करती है वर्कर्स के लिए, वो फिर फार्म में काम करने वाले हो या फिर इंडस्ट्री में काम करने वाले हो, देन फार्मर्स के लिए एंड लैंडलेस लेबरर्स के लिए, तीनों के लिए ये यहाँ पे काम करती है, जो काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है जो हम यहाँ पे समझ लें, ओके। आगे चलेंगे, काफी सिंपल बात है, हम यहाँ पे देखेंगे बहुजन समाज पार्टी, जो कि इंपॉर्टेंट पार्टी यहाँ पे उभर के आती है। नेक्स्ट पार्टी की बात अगर यहाँ पे करेंगे, वो है बहुजन समाज पार्टी, दैट यू नो प्रोफेसेस द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। मतलब क्या? सोसाइटी का भला होना चाहिए, सोशलिस्ट आइडिया, समाज में जो लोग हैं उनके बारे में सोचना। एंड 1984 में इस पार्टी को एस्टेब्लिश किया गया विद द ऑब्जेक्टिव क्या?
कि जो इंटरेस्ट है मेजोरिटी पीपल का, वो इंटरेस्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवर्ड जो है यहाँ पे इकट्ठा आते, बैकवर्ड क्लासेस इकट्ठा, इनके लिए वो काम करते, मतलब जिनकी संख्या सबसे ज्यादा। अगर अभी बात करेंगे ओबीसी, एससी और एसटी अगर हम देखें, तो मैं तो कहूंगा मोर देन 70-80% जो पीपल है ये यही है, जो सबसे ज्यादा लोग यही, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। वी आर थिंकिंग कि भाई अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ यू आर जस्ट गोइंग इनटू द डिटेल, अगर मैं कहूंगा यहाँ पे, ओके, अगर हम यहाँ पे देखें काफी डिटेल में, ओके, सो हाउ मेनी, ओके, चलो ओबीसी, अगर हम बात करते हैं ओबीसी, एससी एंड एसटी, ओके, हाँ, तो इनकी जो जनता ये इट इज ये काफी ज्यादा है, ओके, हाँ, ये काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। इट इज अराउंड कि ओबीसी 40% है, एससी 60% है, और ये एसटी जो है 8% है, मतलब 40 प्लस 60 कितना, 16 कितना हुआ, 56 प्लस 8 कितना हुआ, 56 प्लस 8 जो है वो 64, मतलब अराउंड 65% के अराउंड, 65 to 70% के अराउंड सिर्फ ये जनता है। 65 to 70% के अराउंड जो है ओबीसी, एससी और एसटी है। इनका भला, इनकी डेवलपमेंट के बारे में कौन सोचता है? तो ये पार्टी एम करती है भाई इनके बारे में, क्योंकि ये मेजोरिटी जनता है, ओके, ये लगभग 40% है अराउंड, ये 16% है, ये 8% है, ओके, तो ये हम कैलकुलेट करके चलिए, ये लगभग आता है यहाँ पे 64% के अराउंड आता है, तो 64 to 70%। तो अगर हम मान के चलेंगे भाई 150 करोड़ है, हाँ, 150 करोड़ में से अभी अगर राइट नाउ बात अगर करेंगे, तो अगर 70% ये सारी जनता है, 70% जो जनता है, तो 15 का इंटू 17 हुआ कितना, ओके, मतलब अगर 15 से हम माइनस यहाँ पे करेंगे, 45 माइनस करेंगे, तो 105 करोड़ पीपल आर बिलोंग टू एससी एंड एसटी। इट्स ह्यूज, ओके। इफ ना हम अगर बात करेंगे 105 करोड़ पीपल जो है वो ओबीसी, एससी और एसटी से है। उनके एजुकेशन की बात, उनके वेलफेयर की बात, उनके इकोनॉमिकल वेलबींग की बात हम कहां कर रहे हैं, इनके बारे में क्या बात है? आगे चल के बातें पे करेंगे। द पार्टी एम्स टू गिव पावर इन द हैंड्स ऑफ द मेजोरिटी। ये पार्टी देना चाहती है पावर मेजोरिटी के हाथ में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाली ये बात है, ओके। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो कि 1990 में बनी थी, जो कांग्रेस से अलग हुई, ओके। ये पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस से अलग हुई 1999 में। एंड इनकी आइडियोलॉजी क्या है? ये बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, इक्वलिटी के ऊपर, सेकुलरिज्म के ऊपर, ओके। ये इंपॉर्टेंट इनके आइडियाज है, इनके इशू, इनके ना वैल्यूज है। ये अभी राइट नाउ नेशनल पार्टी थी, अभी है नहीं है, लेकिन स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डेटा जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया उसी को आपको फॉलो करना है। ये पार्टी जो है ये अलग हुई थी, ये पार्टी पावर में थी तो 1999 से 2014 तक कांग्रेस के साथ। नेशनल कांग्रेस से अलग हुई, कांग्रेस के साथ ही फिर पार्टी सत्ता में आई 1999 में। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ये आल्सो पार्टी कोalition ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब 2004 से लेके 2004 से लेके 2014 तक ये पार्टी सत्ता में हमेशा रही है, ओके। आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस के बारे में, जो अभी बंगाल में थी, ओके, बंगाल में सत्ता में थी, अभी रिसेंटली बीजेपी की वापस सत्ता आई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है कि द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी एस्टेब्लिश की गई थी 1998 में। एंड इलेक्शन कमीशन ने इसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया था 2016 में, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट्स में इसके सीट्स आए थे, उसके वोट शेयर भी काफी ज्यादा था। तो द पार्टी सपोर्ट्स डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, एज वेल एज जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी में, जिन्हें एजुकेशन, जिन्हें वेलफेयर, जिन्हें इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं मिले हैं, उनको ये सपोर्ट यहाँ पे करती है। कौन? ओके, तृणमूल कांग्रेस। अब अगर बात अगर यहाँ पे करेंगे कि नंबर ऑफ सीट सिक्योर्ड बाय नेशनल पार्टी, 2009 में कांग्रेस पार्टी के पास 206 सीट है, 2014 में यहाँ पे सिर्फ 44 आ गए, और अभी राइट नाउ 2019 की अगर बात यहाँ पे करेंगे, ओके, 2019 में भी काफी कम थे, 2019 में काफी कम थे। 2024 में अभी जो सीट्स आए हैं वो अराउंड 100 के आसपास सीट्स है कांग्रेस के पास। तो ये काफी अलग अलग। तो आपका ये काम है कि 2024 में अभी राइट नाउ सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ कितने सीट्स है लोकसभा में, आपको ढूंढना है, ओके, आपको ये जानना है, आपका होमवर्क है। अब बात करेंगे रीजनलिज्म के बारे में, ओके। हाँ,
रीजनलिज्म, रीजनल पार्टीज बहुत यहाँ पे करते हैं। पावर शिफ्ट इन तमिलनाडु, तमिलनाडु पावर शिफ्ट हुआ। पॉलिटिकल मार्केटिंग लीडिंग टू टेरर, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पार्टी इन महाराष्ट्र, लुकिंग फॉर अपॉर्चुन टाइम टू गिव अप द पावर। ये सारी रीजनल न्यूज है। विच पोर्टफोलियो ऑफ होम, बीजेपी के साथ कोalition पीडीपी का, शिरोमणि अकाली दल की बात है, एंटी डिफेक्शन लॉ, हरियाणा जनहित कांग्रेस, ये सारी बातें काफी इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें करती है किसके बारे में, ये सारी बातें जो होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ होती किसके बारे में, रीजनल पार्टी के बारे में, रीजन के बारे में। ओके चलो तो यहां पे देखिए काफी सिंपल तरीके से बात करते हैं। नेशनल इश्यूज तो होते हैं लेकिन ना कुछ रूरल इश्यूज भी होते हैं, कुछ ना रीजनल इश्यूज होते हैं। आपने न्यूज़पेपर में काफी देखा, ये सारे जो न्यूज आइटम्स है काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो स्टेट लेवल पे जो इश्यूज है उसके बारे में जो बातें करता है, उनके बारे में कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, इन्फ्लुएंशियल पार्टीज होती है, तो ये वहां के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे आते हैं, उन्हें हम कहते हैं रीजनल पार्टीज। ओके तो अभी हम रीजनल पार्टीज बात यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में काफी बड़ी डाइवर्सिटी है। इंडिया में लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, कल्चर की डाइवर्सिटी है, खाने की डाइवर्सिटी है, हिस्ट्री की डाइवर्सिटी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काफी अलग अलग है, जियोग्राफी काफी अलग अलग है। तो इन सारी चीजों को अगर हम सामने देखते हैं, नजर में देखते हैं, तो डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट डिफरेंट एस्पिरेशन है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, सोशल इश्यूज है, उनको टैकल करने के लिए कोई एक नेशनल पार्टी तो फुल तरह से बन नहीं सकती। इसी के लिए रीजन में, स्टेट्स में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बनती है वहां के लोकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं इसी इश्यूज के बारे में, डिफरेंट पार्ट्स में काफी रीजन्स है, उसकी बात अगर यहाँ पे करते हैं। ओके चलो तो इन महाराष्ट्र देयर इज काफी जियोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी है। मध्य प्रदेश भी महाराष्ट्र से काफी अलग है, कर्नाटक काफी अलग है। तो ना एक फीलिंग आ जाती है कि मेरे देश के प्रति, मेरे राज्य के प्रति क्या है, मेरे राज्य में जो डेवलपमेंट होगी उसका बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए। ओके तो एक फीलिंग के बारे में बात यहाँ पे करते हैं। रीजनलिज्म यहाँ पे चीज का जरा देखते हैं, वो चीज है द फीलिंग ऑफ एफिनिटी, मेरे रीजन के प्रति लगाव, मेरे लैंग्वेज के प्रति लगाव, मेरे रीजन के प्रति मुझे जो एफिनिटी है, मुझे जो अफेक्शन है, ओके वो ना टर्न हो जाता है एक आइडेंटिटी, टर्न्स द आइडेंटिटी इनटू द कॉन्शियसनेस। मतलब क्या, एक भाई कहां मेरी लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज यूज नहीं कर पा रहा हूं। ओके मैं लैंग्वेज यूज नहीं कर पा रहा हूं, मुझे डेवलपमेंट नहीं मिल पा रही, मेरे राज्य की जो भलाई है वो मुझे फायदा नहीं हो पा रहा है, तो मेरे राज्य को फायदा होना चाहिए, मेरे लैंग्वेज बढ़नी चाहिए। इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए जो मूवमेंट आगे बढ़ती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़ती है, फिर उस सोच को जो कहते हैं, उस सोच को हम कहते हैं रीजनलिज्म। तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे राज्य के बारे में, मेरे राज्य के बारे में पहले सोचा जाता है, मेरे राज्य के बारे में पहले डेवलपमेंट के बारे में देखा आता है। ओके तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग प्राइमरली अबाउट द इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन रीजन। पीपल पहले खुद के बारे में सोचते हैं, उन रीजन के बारे में सोचते हैं, स्टेट के बारे में सोचते हैं, देन देश का आगे देखा जाएगा। ओके उसे कहते हैं रीजनलिज्म का आइडिया। ओके अब ये जो फीलिंग ये स्टार्ट होती कैसे, ओके तो यहां पे अगर बातें पे करेंगे, दे स्टार्ट द फीलिंग प्राउड ऑफ द, उनके लैंग्वेज के बारे में, लिटरेचर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में लोग फील करते हैं। हमारे राज्य की हिस्ट्री काफी अलग है, सोशल रिफॉर्म्स काफी अलग है, एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट्स के बारे में सोचते हैं। तो इन सारी जो आइडेंटिटी है, ओके हाँ दे गिव राइज टू डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। जैसे तमिलनाडु कहता है कि हमारे यहाँ पे हिंदी नहीं चलेगी। ओके महाराष्ट्र में भी एमएनएस काफी काम करती है, मराठी में बातें करना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आइडेंटिटी है ये आगे लेके आती है, यानी रीजनल आइडेंटिटी क्या करती है, डेवलप करती है कि मतलब मेरी भाषा भाई बोलना चाहिए। ओके माय भूमि ही जन्म भूमि ही कर्म भूमि ही अमुची। सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग एंड develops from the consciousness about the development of a region and the feeling that people belonging to the region should have claim over the resources। तो उन्हें ये लगता है कि मेरे मुल्क में, मेरे राज्य की जो रिसोर्सेस है, जो डेवलपमेंट है वो मुझे मिलनी चाहिए, मुझे फायदा होना चाहिए। मेरे जो रिसोर्सेस है मतलब मिनरल्स है, सॉइल है, वाटर है, इनका डेवलपमेंट मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मेरी लाइफ क्यों बेहतर नहीं हो रही। तो इसी आइडिया से वो रीजनलिज्म की भावना काफी आगे आती है और उससे रीजनल पार्टी जो है उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए बनती है। गेटिंग तो मूवमेंट्स है, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी होती है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट्स होती है, ये सारे रीजनल कॉन्शियस को, रीजनल आइडेंटिटी को यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। When linguistic, regional, cultural and other जो आइडेंटिटीज है जो एक साथ कनेक्ट हो जाती है, तो अब रीजनल कॉन्शियसनेस जो है ना बढ़ जाता है, ये फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है, ये मूवमेंट हो जाती है, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स बनते हैं, प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं, और उसी के साथ फिर ये प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे बढ़ के पॉलिटिकल मोटिव उनका हो जाता है, पॉलिटिकल एम उनका हो जाता है कि भाई अब मुझे क्या करना है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना है। तो गवर्नमेंट अगर मुझे एस्टेब्लिश करना है तो फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई
इलेक्शन में सीट्स चाहिए, तो फिर मैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इलेक्शन लड़ने के लिए जाती हैं, उनको ही हम रीजनल पार्टीज कहते हैं रीजन के ऊपर। सो अगर देखेंगे यहाँ पे काफी सिंपल तरीके से बहुत सारे रीजनल पार्टीज यहाँ पे इंडिया में है। तो रीजनल पार्टीज आर दोज ग्रुप्स इन द रीजन दोज हु हैव प्राउड फीलिंग ओके अबाउट द डिफरेंट आइडेंटिटी। मेरे बारे में मतलब मेरे खुद के बारे में, मेरे रीजन के बारे में जो मुझे आइडेंटिटी है, मैं उसी के साथ यहाँ पे क्या करता हूँ, उनके रीजन के बारे में, वो कम्पीट द पॉलिटिकल पावर ओके विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द रीजनल डेवलपमेंट। मैं रीजनल डेवलपमेंट के लिए फाइट करूंगा, मैं पॉलिटिकल पावर के लिए फाइट करूंगा, मैं आगे आऊंगा ओके। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पार्टीज इज लिमिटेड टू द पर्टिकुलर। रीजनल पार्टी जो इन्फ्लुएंस है वो रीजन तक ही लिमिटेड वहां पे होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए ओके। आगे चलते हैं। अब देखो दो दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट, वो सिर्फ समझो कुछ पार्टीज महाराष्ट्र की लिमिटेड है, कुछ पार्टी जम्मू कश्मीर की लिमिटेड है, कुछ आसाम की लिमिटेड है ओके। तो यहाँ पे होता है कि रीजनल पार्टी जो प्रेफरेंस देती है कि हमारे रीजन के बारे के रीजन के जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हमारी पहचान ही क्या है, हमारी पहचान ही इस रीजनल प्रॉब्लम की वजह से है। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन वो डिमांड करती है हमारे राज्य को ज्यादा अधिकार, ऑटोनॉमी मतलब क्या, ज्यादा अधिकार दिए जाए, हमें ज्यादा खुद से खुद काम करने का अधिकार दिया जाए, इसके बारे में वो काम करती है। दो दे कोऑपरेट विद द फेडरल गवर्नमेंट एंड दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर ऑटोनॉमी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ना बातें करती है, हमें ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, हमारे राज्य के डेवलपमेंट के बारे में हमें ज्यादा अधिकार मिले ताकि हम यहाँ पे ज्यादा बेहतर तरीके से काम करें। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमेशा झगड़ा या फिर हमेशा वाद, हमेशा विवाद चलता रहता है कि हम अपने राज्य में किस तरह से बेहतर काम करें। तो ये रीजनल पार्टी के जो है उनकी डिमांड पे काफी बनाते हैं। तो रीजनल पार्टीज मेक सेवरल डिमांड सच एज क्या, कि हमारे रीजन के प्रॉब्लम सॉल्व हो ओके, रीजनल के ऊपर पॉलिटिकल पावर यहाँ पे जो लोगों के हाथ में यहाँ पे रहे, सेंट्रल ना डिसाइड करे हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। रेसिडेंट्स ऑफ द रीजन शुड गेट प्रेफरेंस इन एडमिशन, जो हमारे जो लोग हैं यहाँ पे उनको यहाँ के जॉब्स में क्या होना चाहिए, प्रेफरेंस मिलना चाहिए, नहीं तो फिर फायदा ही क्या ना, हमारे यहाँ पे कंपनीज है, सारी चीजें है और बाहर के लोग आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो ये उनका कहना है कि यहाँ के लोगों को जॉब मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों की इकोनॉमी आगे बढ़नी चाहिए। तो ये जो नेचर जो है ना, हम अगर बात करें रीजनल पार्टी कैसे बदल रहा है, तो रीजनल पार्टी जो है इंडिया में आई इंडिपेंडेंट पीरियड के बाद ओके। अब अगर बात यहाँ पे करेंगे, ज्यादा रीजनल पार्टीज थी 1977 तक 1989 तक, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे थी। तो इनिशियली रीजनल आइडेंटिटीज गेव राइज टू द सेपरेटिस्ट मूवमेंट, मतलब हम सेपरेट होना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें देश के साथ काम नहीं करना, हमें हमारा रीजन, हमारा लैंग्वेज, हमारा इश्यूज हमें प्रिय है। तमिलनाडु ऐसे राज्य में ऐसे हुआ था ओके, केरला तमिलनाडु वगैरह ऐसे जो राज्य है, दे आर वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स देयर लैंग्वेज, उनके कल्चर के प्रति वो काफी जुड़ाव रखते हैं। दे वांट कि हमारी आइडेंटिटी काफी अलग है, तो सेंट्रल वाली जो गवर्नमेंट है हमारे ऊपर भाषा ना थोपे, कोई भी भाषा का कंपल्सन हमारे ऊपर ना होना चाहिए। तो यही जो डिमांड्स है, इंडिपेंडेंट खलिस्तान पंजाब से, द्रविडिस्तान तमिलनाडु से, ये ऑब्जर्व है कि भाई इंडियन फेडरेशन अगर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वी डोंट वांट टू बी विद इंडिया, we don't want to cooperate with the central government, because if they are not protecting our interest as our regional organization या फिर regional state, तो फिर नहीं रहना हमें। तो regional parties from पंजाब एंड तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर, they have made such demand, उन्हें डिमांड करी लेकिन अलग हुई नहीं, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। धीरे धीरे वो इकट्ठा हो गए, इंडिया के साथ जुड़ गए, एंड दे आर पार्ट ऑफ इंडिया राइट नाउ। ऑब्वियसली वो पार्ट थे भी, लेकिन उनकी डिमांड्स को धीरे धीरे फुलफिल किया गया, सो दैट दे कैन फील यस हमारी मांगे मान्य हो रही है। ये डिमांड्स ऑफ द रीजनल पार्टीज ग्रेजुअली चेंज हुई इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट से क्या हुआ, आपको मोर ऑटोनॉमी हमें थोड़ी ज्यादा दी जाए, उसके बाद आपको ज्यादा फंड्स दिए जाए, आपको अधिकार दिए जाए। एंड 1990 के बाद अगर हम कहेंगे रीजनल पार्टीज को शेयर मिलने लगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट आ गया, क्योंकि एक नेशनल पार्टी जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है, तो मुझे सपोर्ट चाहिए स्टेट पार्टीज का, तो वो चीज वहां पे हुई। हाँ, द रीजनल पार्टीज डिमांडेड दैट for the development of the region, people from region should get power at state and national level. क्या है? The regional parties demanded that for the development of the region, people from the region should get power at state and national level. तो ये उनकी डिमांड थी कि हमारे राज्य से भी यहाँ पे पावर मिले लोगों को, है ना। अब अगर ये बात है, एग्जांपल शिवसेना की बात है, शिरोमणि अकाली दल की बात है, तेलुगु देशम पार्टी की यहाँ पे बात है, ये सारे जो पार्टीज है डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टी जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जैसे आसाम हो, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर वगैरह उस रीजन में, नागालैंड हो, तो यहाँ पे ये ट्रेंड बढ़ा। अब ये ना उन्होंने जो डिमांड किया हमें अलग स्टेट चाहिए, उन्होंने गिव अप कर दिया, भाई छोड़ दिया, चलो हमें सेपरेटिज्म नहीं चाहिए, लेकिन हमें थोड़े अधिक अधिकार दे दो, ज्यादा अधिकार दे दो। जो रीजनल पार्टीज है नॉर्थ ईस्ट से ना,
उन्होंने भी अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो आ गए, कहने लगे कि भाई ठीक है, अब ना आप हमें अधिकार दे दो, हमें फंड्स दे दो, हमें डेवलपमेंट करने के लिए, वी कैन बी एट द नेशनल लेवल, है ना। आगे चलेंगे। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द रोल ऑफ रीजनल पार्टी जो है, इंडिया हैज पास थ्रू द वेरियस फेजेस, सेपरेशन से लेके ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी से लेके मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स में वो आना, ये धीरे धीरे सारा कुछ बदला है। तो कोalition politics is one of the consequences of their increasing influence in national politics. Okay, हाँ, तो इन इंडिया मेनी रीजनल पार्टीज अब आगे आई हैं और अब वो ना नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनी है। तो अब जो ऑटोनॉमी वगैरह जो सारी चीजें वो अब खत्म हो चुकी है। ओके, अब बात करते हैं कुछ ऐसे रीजनल पार्टीज के बारे में कि जो यहाँ पे प्रेजेंट है। देखते हैं इंडिया के ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में क्या क्या पार्टीज है। तो पहली बात आती है यहाँ पे शिवसेना की, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, इट्स फ्रॉम महाराष्ट्र। मेनी पॉलिटिकल पार्टी जो, ओके, मेन पॉलिटिकल पार्टी ऑफ महाराष्ट्र इन 1966। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मराठी पीपल के राइट के बारे में से प्रोटेक्ट करना, मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करना, एंड पीपल फ्रॉम द रीजन जो है उन्हें आगे लेके आना, रजिस्ट करना। पीपल फ्रॉम अदर रीजन से लोग यहाँ पे ना आए, उसे रजिस्ट करना, है कि नहीं। Then in 1995, it entered into the coalition with the BJP and came into the power in Maharashtra. It shares power with the BJP in Maharashtra since 2014 के पावर में थी, अभी भी पावर में है अगर शिवसेना की बात अगर करेंगे आगे। शिरोमणि अकाली दल ये पंजाब में है, कहां पे, पंजाब में। ये 1920 की रीजनल पार्टी जो यहाँ पे बनी हुई थी, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि रीजनल आइडेंटिटी को, रिलीजियस आइडेंटिटी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, सिख आइडेंटिटी, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना, कल्चर को प्रोटेक्ट करना, और ये पंजाब में बहुत सालों से पावर में है। तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है, ओके, ध्यान में रखना। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, द मेन रीजनल पार्टी इन कश्मीर एस्टैब्लिश्ड इन 1932, ओके, एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोनोमस। मतलब क्या कि जम्मू कश्मीर JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जिसे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ये चाहते हैं कि कश्मीर पीपल का जो इंटरेस्ट है, कश्मीर पीपल जो आइडेंटिटी है, उसे प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि 1947 में पाकिस्तान ने अटैक किया था, आप सबको बात पता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमें ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, हमें ज्यादा अधिकारों की जरूरत है, नहीं तो फिर बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज है, दे विल गोइंग टू अटैक ऑन अस। आसाम गण परिषद के आसाम में है, ये बनी थी 1985 में। ये किसलिए बनी थी पता है? 1971 में जब बांग्लादेश का यहाँ पे इशू था, बांग्लादेश, ओके, तो बांग्लादेश के जो पीपल थे, मेनी पीपल एक्चुअली केम टू द इंडिया में। वो स्पेसिफिकली जो आए वो 2 स्टेट में आए, एक आए मेघालय में और एक आए आसाम में। तो यहां से हुआ क्या, आसाम के जो लोग हैं उनका जो डोमिनेंस थोड़ा कम होता चला गया, तो लिंग्विस्टिक, कल्चरल, सोशल आइडेंटिटी जो आसाम की है वो थोड़ी खतरे में आ गई। तो इसीलिए ना उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे जो पार्टीज यहाँ पे बनी, आसाम गण परिषद यहाँ पे बनी। एंड इट अज्यूम्स पावर इन आसाम फॉर मेनी इयर्स, काफी सालों तक आसाम गण परिषद है जो हमें पावर में थी। द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम, ओके, ये तमिलनाडु की पार्टी है। अब इसके ऊपर ना काफी क्वेश्चंस आते हैं, MCQ भी आते हैं, शॉर्ट नोट भी आते हैं, ओके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप, ये वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे आते हैं, ओके। तो जस्टिस पार्टी है नॉन ब्राह्मणी मूवमेंट इन 1920 was transformed into द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम, a political party, and in 1994 what happened? जस्टिस पार्टी जो है यहाँ पे पहले क्या था, पहले थी जस्टिस पार्टी, ओके, जस्टिस पार्टी थी, ओके। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट, ओके, DMK बनी। उसके बाद क्या हुआ, DMK से क्या हुआ, ओके, DK, ओके, उसे DMK बनी। जस्टिस पार्टी केम इनटू नोन एज द्रविड़ कळगम। 1944 में ग्रुप वहां से सेपरेट हुआ, द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम, ओके। चलो, तो यहां पे उसे द्रविड़ कळगम कहा जाने लगा, उसके बाद उसे DMK कहा जाने लगा, ओके। एंड अनदर ग्रुप उससे सेपरेट हुआ, ओके, उसे कहा जाने लगा AIDMK। मतलब उनका जो मूल था वो सेम ही था। अब उससे ना 2 पार्टी यहाँ पे बनी है, एक पार्टी बनी है DMK और एक पार्टी बनी है AIDMK, ओके। ये दोनों पार्टी में आल्टू पाल्टू, मतलब कि कभी मैं सत्ता में कभी तू सत्ता में, ऐसी चीजें होती थी। बात करेंगे इनका काम क्या था, ये चाहते कि प्रोटेक्शन ऑफ तमिल आइडेंटिटी, तमिल लैंग्वेज को, तमिल कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड बहुत साल तक ये मेंबर रहे कोalition गवर्नमेंट का, सेंट्रल में भी, ओके, AIDMK या फिर DMK। एंड पार्टी हैज सपोर्ट ऑफ वोटर्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इट वाज इन पावर फॉर लॉन्ग पीरियड एंड इंप्लीमेंटेड मेनी पॉलिसीज।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, जो आपको बात यहाँ पे समझनी है कि नहीं। अब बात करते हैं इन इंडिया में, अगर देखेंगे 2009 का इलेक्शन है, 2014 का इलेक्शन है, तो यहाँ पे ना फॉलोइंग चार्ट आपको बताएगा काफी ज्यादा चीजें कि किस तरह से ये रीजनल पार्टी का जो है चीजें बदली है। शिवसेना को महाराष्ट्र में बात करेंगे, शिवसेना को 2019 में कितनी 9 में कितनी सीट थी, 2014 में कितनी, एमएनएस को 13 थी, वो 1 बन गई, पीजेंस वर्कर पार्टीज को 4 से 3 बन गई, बहुजन समाज बहुजन महासंघ जो है उनको 1 ही है। तो इस तरह से जो है सीट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। होमवर्क है 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें कितनी सीट्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को आपको देखना है। ओके चलो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एवरी स्टेट हमने चैप्टर काफी बेहतर तरीके से देखा भाई है ना, नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज। तो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज रीजनल पार्टीज, है कि नहीं? हाँ, सारे स्टेट में रीजनल पार्टीज है एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक रिव्यू ऑफ ऑल दोस्तों। हमने ना कुछ स्टेट की इंपॉर्टेंट पार्टीज को हमने ध्यान में रखा। आसाम के लिए गुजरात, हम आसाम की बात करी, हमने बात करी जम्मू एंड कश्मीर की बात करी, पंजाब की बात करी, महाराष्ट्र की बात करी, देन वी हैव सीन अबाउट द तमिलनाडु एज वेल। सो जो मेन स्टेट्स हैं, हमें इनकी बात यहाँ पे करी। तो ये चैप्टर ना आपको बताया नेशनल पार्टी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में बात यहाँ पे करेंगे कि जो भी सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं इनकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। मूवमेंट्स कौन से होते हैं? 2 प्रकार के मूवमेंट्स हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम ये देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के। तो जरूर बताना क्या क्या ये सारी चीजें हैं। ओके, आपको चैप्टर के समझ में आया? क्या डाउट्स हैं, क्या इश्यूज हैं, या फिर बहुत समझा है? तो भाई अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। और बताओ कि भाई यहाँ पे सारे एसएसटी के लेक्चर्स, पूरा सिलेबस हम यूट्यूब पे खत्म कर रहे हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। सो टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय महाराष्ट्र, धन्यवाद गाइस, बाय बाय।